सही है। अब हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन है 10 मिलियन वाली अनवाइंडिंग इफेक्ट का, हम यहाँ पे अगर करने जाएंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंफ्यूजन ही हो जाएगी। पहले हम इसको रखते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे उसमें हम अनवाइंडिंग इफेक्ट की भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे। फिलहाल सिंपल इतना है कि हम डिस्काउंट रेट के ऊपर किसी एक डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटिंग करते हैं इस 10 मिलियन की, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आज की रेट पे, और फिर यही डिस्काउंट रेट इसके ऊपर हर साल अप्लाई करते रहते हैं। इंक्रीज होते होते ये 10 ईयर्स पे 10 मिलियन में पहुंच जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में जो कुछ बात की थी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की, अब वो कौन सी कॉस्ट है? हमने एक एग्जांपल ली थी अप्रूवल और लाइसेंस की। ये याद रखिएगा, जो अप्रूवल और लाइसेंस है ये एंटिटी की नहीं है, ये स्पेसिफिक होनी चाहिए इस एसेट की। इस एसेट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए कि ये जो एसेट हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसे ऑपरेशन में लाने के लिए मुझे एक अप्रूवल की ज़रूरत है। अब अगर ये एसेट नहीं रहा तो वो अप्रूवल भी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है। अगर आपने सिंपल कोई लाइसेंस लेना है जो आपके बिजनेस से रिलेट कर रहा है और उस बिजनेस में आप कोई एसेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस लाइसेंस की कॉस्ट इस एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। वो आपका अलग एक इंटेंजिबल डील होगा या कोई दूसरी ट्रीटमेंट होगी उसकी, वो एसेट का पार्ट नहीं होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले एसेट का पार्ट नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी है, वो अप्रूवल ही या वो लाइसेंस डायरेक्टली एसेट को रिलेट करता हो। सही है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। वो क्या एग्जांपल्स हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, जब तक आइटम डिलीवर नहीं होगा, जब तक सही तरीके से हैंडल नहीं होगा, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उसे यूज कर सकते हैं? आपके पास आएगा तो आप यूज करेंगे। तो पहले इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट आ गई, उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आ गई। सही है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में वो कॉस्ट शामिल नहीं है कि मैंने एसेट लिया, पहले साल में इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, मेरे पास इतनी डिमांड नहीं थी और मुझे लॉस हो गया प्रोड्यूस करने के ऊपर, जितनी पैसे मुझे रिकवर नहीं हुआ उससे ज़्यादा मेरी कॉस्ट लग गई, तो मैं जो लॉस हुआ है उसे मैं एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दूं। ऐसा नहीं होगा। सही है। ये सिर्फ टेस्टिंग कॉस्ट है, यानी एसेट को देखने के लिए कि वो प्लांट, वो एसेट जो है या वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो फंक्शन प्रॉपरली कर रही है। सही है। वो कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें शामिल होगी एसेट की कॉस्ट में, आफ्टर डिडक्टिंग जो मुझे नेट प्रोसीड मिली है इस प्रोडक्शन से, जो कि मैंने टेस्ट में प्रोड्यूस किया था, उसको मैं डिडक्ट करूं। मतलब टेस्टिंग कॉस्ट में से मैं माइनस कर दूं सेल प्रोसीड को, ये जो बचेगा ये मेरी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सही है। खाली ये नहीं, खाली ये नहीं, दोनों ऐड अप करके जो अमाउंट बन रही है, यानी दोनों नेट करके, सॉरी, नेट करके जो अमाउंट बन रही है वो मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगी। दूसरा, कोई प्रोफेशनल फी वगैरह मैंने पे की है, क्लियरेंस की हो गई, या जो मैंने ऊपर लाइसेंस लेने की बात की थी वो हो गई, इस तरह की जो फीस है वो आप शामिल करते हैं एसेट की कॉस्ट में, यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहलाती है। पहली चीज इंतहाई सिंपल, परचेज इनवॉइस के जो आ रही है कॉस्ट, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल, परचेज टैक्सेस याद रखिएगा, परचेज टैक्सेस है, इनकम टैक्स परचेज टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स मेरी लाइबिलिटी है मेरी इनकम के ऊपर, मेरे एसेट परचेज करने के ऊपर मेरे ऊपर नहीं लग रहा। हाँ, कुछ विथहेल्ड कर सकते हैं, ये हो सकता है कोई इनकम टैक्स मेरा विथहोल्ड हो गया हो ऑन प्रोक्योरमेंट, लेकिन क्योंकि वो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है इसलिए वो इसमें से नेट नहीं होगा। सही है। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस,
परचेज के ऊपर जो टैक्स मेरा लग गया है, मतलब कोई सेल्स टैक्स है ऐसा जिसे मैं एज इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, वो मेरे पास इसका पार्ट बन जाएगा, आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सही है। पहली चीज सिंपल, परचेज प्राइस। दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, हमारे पास ये तीन हमने एग्जांपल देख ली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की। तीसरा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, ये याद रखिएगा कि डिसमेंटलिंग जो है ना, ये जरूरी है ओनली which is an obligation of the company at the time of acquisition। बाद में मेरी ऑब्लिगेशन बनी कुछ तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, बाद में कोई ऑब्लिगेशन है तो वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। जब मैंने एसेट परचेज किया और उसी वक्त परचेज करते के साथ ही मेरी ऑब्लिगेशन थी कि मैं डिसमेंटल करके वो साइट वापस करूंगा, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट और रिस्टोरेशन कॉस्ट जो भी है वो मेरी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये हमने डील कर लिया परचेजेस के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो डिटेल एग्जाम्पल है कुछ भी है वो आपको समझने के लिए साफ सी बातें क्लासेस देनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो हम कवर कर रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, घर पे आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ने का टाइम नहीं है, स्टैंडर्ड जो मेन टॉपिक्स हैं, जो नॉलेज है स्टैंडर्ड की, वो नॉलेज आपको दे दी जाए। सही है, इन वीडियोस का सिर्फ ये मकसद है। अच्छा, फॉर कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किया है कोई एसेट, तो मेरी कौन कौन सी कॉस्ट पार्ट होगी। पहले तो जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है और लेबर है, ये तो डायरेक्टली हर कोई कर सकता है कि भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कोई भी लेबर जो मैंने इसी काम के लिए एलोकेट किया हुआ है, कोई मटेरियल जो मैंने इसी एसेट को बनाने के लिए एलोकेट किया हुआ है, उसकी कॉस्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन हमारी इसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। साइट प्रिपरेशन की कोई कॉस्ट, साफ सी बात है, वो जो एसेट जहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसकी कोई साइट अगर मुझे प्रिपेयर करनी है, कोई खुदाई करनी है, उसकी बेस कोई बैठानी है, कोई प्लांट एयर कंडीशनिंग की कोई रिक्वायरमेंट है वो मुझे इस साइट के ऊपर करनी है, तो ये सारी की सारी कॉस्ट में शामिल होगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन अगर मुझे किसी चीज़ की करनी है, मैंने बना लिया, उसको इंस्टॉल करने की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और असेंबली कॉस्ट इसमें शामिल हो गई। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो मेरा लेबर है, ये बेचारा लेबर, इसको मैं कभी कभी एम्प्लॉयज बेनिफिट भी देता हूँ, कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट भी देता हूँ जो कि IAS 19 में कवर होते हैं। तो ऐसे बेनिफिट जो मैं इनको दे रहा हूँ, इन लेबर्स को दे रहा हूँ, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। सही है। अराइजिंग डायरेक्टली, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली चीज है। सही है, यानी क्या चीजें हो गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस IAS 19 वाला डायरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फिर साइट मेंटेनेंस कॉस्ट। सही है, साइट डेवलपमेंट कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल होगी एसेट की, एसेट की कॉस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए। यानी पहले हमने बात कर ली रिकॉग्नाइज कब होगा, फिर हमने बात कर ली भाई कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि कॉस्ट कैसे मेजर की जाएगी। तो परचेज करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी, वो ये आइटम है जो परचेज करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी। कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी, वो हमने बता दी, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कॉस्ट ये होगी। सही है। हाँ, अब एक मजेदार चीज, वो क्या है, ये बोल रहे हैं भाई अगर, बल्कि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगी और वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह।